सबसे पहले देखिए भाग क में जो है, इस भाग में सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। इस भाग में कुल जो अंक है वो 10 × 1 यानी कि 10 नंबर है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक रेटजेल को। तो इसमें यहाँ पे जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? व्यय उपागम, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं असंतुलित व्यापार। तो इसमें यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, असंतुलित व्यापार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी? तो ये थी 1991 से लेकर 2001 तक। तो इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो ये किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक, यानी कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उद्योग यानी कि फैक्ट्री वगैरह कारखाने स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं? तो भारतीय नगरों के टोटल जो है 6 वर्ग हैं। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 वर्ग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व ये है बिहार में। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? एक थोड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा लोगों का रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग भारत के किन 4 महानगरों को आपस में जोड़ते हैं? तो ये क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों को आता होगा। तो ये जो स्वर्णिम जो चतुर्भुज है, जो मार्ग है, वो भारत के जो 4 महानगरों को जोड़ता है। महानगरों के नाम है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। कलकत्ता ही बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है हैजा तपेदिक अतिसार जैसी बीमारियों के लिए कौन से प्रकार का जो है प्रदूषण उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो जल प्रदूषण उत्तरदायी है, यानी कि ये जो बीमारी है जल प्रदूषण से होती है, खराब पानी से। क्वेश्चन नंबर 10, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो ये जो है धारावी जो है मुंबई में स्थित है। आपने फिल्म वगैरह भी देखी होगी, फिल्मों में भी जो है बहुत बार यूज किया गया है धारावी जो है शब्द। यहाँ पे देखिए भाग है, इस भाग में सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं। इस भाग में जो कुल अंक हैं आपके 12। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर आपको 20 से लेकर 30 शब्दों में जो है देना है, यानी कि जिससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सभी क्वेश्चन आपको याद रखना, ये जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी जो क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, निश्चयवाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर है भूगोल में नियतिवाद एक ऐसी संकल्पना है जिसमें माना जाता है कि भौतिक वातावरण मानव व्यवहार और सामाजिक परिणामों को निर्धारित करता है। नियतिवाद के प्रवर्ताओं में रेटजेल, हंटिंगटन और एनेल जो है सोपांग शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सभ्यवाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है संभववाद। तो भूगोल में संभववाद एक ऐसी संकल्पना है जिसमें माना जाता है कि भौतिक वातावरण अवसर और सीमाएं प्रदान करता है, लेकिन मानव संस्कृति और प्रौद्योगिकी द्वारा उनमें जो है बदलाव कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो इसके जो प्रवर्तक हैं ये है विडाल डी ला ब्लाचे, कार्ल सोयर और जीन पॉल सात्र शामिल हैं इसके जो प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। जन्म दर क्या आती है? जन्म दर एक निश्चित अवधि में आबादी में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या, यानी कि जो 1000 लोग उसमें कितने जो बच्चे हैं वो जीवित जन्मे हैं, उसको बोलते हैं जन्म दर। दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों की मृत्यु की संख्या, यानी कि 1000 लोगों में जो कितने लोग मरे हैं उसको बोलते हैं मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14, मानव विकास सूचकांक की परिभाषा दीजिए। तो क्या होती है मानव विकास सूचकांक? तो देखिए मानव विकास सूचकांक जिसको बोलते हैं हम HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी परिभाषा देनी है। ये जो है एक सांख्यिकीय उपकरण है। इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक शामिल है, जिनका उपयोग देश के विकास स्तर और जीवन स्तर को जो है रैंक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क कृषि भूमि और आर्द्र कृषि भूमि को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुष्क कृषि भूमि। एक प्रकार की भूमि है जहां कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है। इसमें व्यापक सिंचाई की आवश्यकता होती है।
दूसरा है यहाँ पे आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि भूमि एक प्रकार की भूमि है जहाँ उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक जल की जो प्रचुर आपूर्ति रहती है। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है महानगर और मेगा नगर में क्या अंतर है। तो इसका आंसर है, सबसे पहले बात कर लेते हैं महानगर। एक महानगर एक बड़े शहरी क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें केंद्रीय शहर और इसके उपनगर शामिल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेगा सिटी की, एक मेगा सिटी एक बहुत बड़ा महानगर है जिसमें आमतौर पर 10 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी होती है। मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी कि जिसकी जो जनसंख्या है वो क्या होती है, 1 करोड़ से ज़्यादा हो, 10 मिलियन से ज़्यादा हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, बंदरगाह के संदर्भ में पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है हिंटरलैंड अंतर्देशीय क्षेत्र को संदर्भित करता है जो बंदरगाह द्वारा पोषित होता है। इसमें आसपास के शहर, कस्बे और परिवहन नेटवर्क शामिल होते हैं जो उन्हें बंदरगाह से जोड़ते हैं। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है। अम्लीय वर्षा से तात्पर्य ऐसी वर्षा से है जिसमें अम्लीय प्रदूषकों का उच्च स्तर होता है। ऐसा आमतौर पर औद्योगिक गतिविधियों और जीवाश्म ईंधन दहन से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे भाग ग में यहाँ पे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 18 नंबर के। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको जो है 50 से लेकर शब्द जो है 70 शब्दों में लिखना है। तो इसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे, चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आदिम पशुचारण पशुपालन का एक रूप है जहाँ पशुधन को निर्वाह है उद्देश्यों के लिए पाला जाता है। अक्सर खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश लोगों द्वारा यह क्रियाकलाप किए जाते हैं। प्राप्त उत्पाद जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग कर लिए जाते हैं और बिक्री के लिए शेष कुछ नहीं रहता। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाणिज्यिक पशुपालन, दूसरी ओर वाणिज्यिक पशुपालन पशु कृषि का एक अधिक गहन और बाजार उन्मुख रूप है। बाजार में बिक्री के लिए पशु उत्पादों के उत्पादन के लक्ष्यों के साथ नियंत्रित प्रजनन, भोजन और प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से उत्पादन को अत्यधिक यानी कि अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वाणिज्यिक पशुपालन में अक्सर उच्च उत्पादकता और दक्षता प्राप्त करने के लिए आवास, विशेष आहार और पशु चिकित्सा देखभाल शामिल होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 1921 को भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में महान विभाजन का वर्ष क्यों कहा जाता है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है 1921 को भारतीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस वर्ष भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर में एक महत्वपूर्ण बदलाव को जो है चिन्हित किया गया है। 1921 से पहले उच्च शिशु मृत्यु दर और खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जो है जनसंख्या धीमी दर से बढ़ रही थी। हालांकि 1921 के बाद बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, स्वस्थता और कम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि में अचानक वृद्धि हुई। इसमें भारतीय जनसांख्यिकीय इतिहास में एक प्रमुख घटना के रूप में जो है चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कोई नगर नगरीय संकुल कब बन सकता है। ठीक है, कोई जो नगर है वो नगरीय संकुल कब बन सकता है। तो इसका आंसर है एक शहरी समूह है, एक सन्निहित शहरी क्षेत्र है जो 2 या 2 से अधिक शहरों या कस्बों से बना है, जो समय के साथ बड़े हुए हैं और विलय हो गए हैं। शहरी समूह को परिभाषित करने के मानदंड देश के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जनसंख्या के आकार, घनत्व और आर्थिक और सामाजिक एकीकरण की डिग्री जैसे कारक शामिल होते हैं। भारत में एक शहरी समूह को एक निरंतर शहरी प्रसार के रूप में जो परिभाषित किया गया है, जिसमें मुख्य शहर और इसके शहरी आउटग्रोथ शामिल हैं, बशर्ते उनकी संयुक्त आबादी 1 मिलियन से अधिक हो। मिलियन में 10 लाख होते हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सतत पोषणीय विकास क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है सतत विकास एक विकास संकल्पना है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना है। सतत विकास प्रथाओं के उदाहरणों में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल हैं, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, टिकाऊ कृषि और वानिकी प्रथाएं जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती हैं, और हरित निर्माण प्रथाएं जो ऊर्जा की खपत और अपशिष्ट को कम करती हैं। इसमें सामाजिक समानता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना भी शामिल है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन को अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? कम से कम 3 बिंदुओं पर चर्चा करें। तो देखिए, सड़क परिवहन को कई कारणों से भारत में जो है परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है। सबसे पहला अगर हम बात करें सुलभता, सड़क परिवहन का सबसे सुलभ साधन है, खास तौर पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जहां परिवहन के अन्य साधन अक्सर सीमित होते हैं। सड़क दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करती है और लोगों को बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ती है। दूसरा पॉइंट है लचीलापन, सड़क परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक लचीला है, जिसे छोटे शहरों और गांवों सहित लगभग किसी भी गंतव्य पर माल और लोगों के परिवहन की अनुमति मिलती है, जो परिवहन के अन्य साधनों द्वारा सेवा नहीं करते। नेक्स्ट है किफ़ायती, सड़क परिवहन अक्सर परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक किफ़ायती होता है, खासकर कम दूरी के लिए। इसे बनाए रखना और संचालित करना भी आसान है, जिससे यह छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया है, जो परिवहन के अन्य साधनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, आपको इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। अथवा में क्वेश्चन है, मानव का जो है प्रकृतिकरण से क्या समझते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है, मनुष्य का प्राकृतिकीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण को अनुकूलित और संशोधित करता है। इस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, जैसे कि सिंचाई और भूमि सुधार, ताकि भूमि को अधिक उत्पादक और रहने योग्य बनाया जा सके। भूगोल में मनुष्य का प्राकृतिकीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समझाने में मदद करता है कि मनुष्य अपने वातावरण के साथ कैसा पारिवारिक क्रिया करते हैं और उनके कार्यों का जो है प्राकृतिक प्रणालियों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय नगरों में अवशिष्ट निपटान की समस्या से संबंधित कम से कम 3 तथ्यों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें कोई भी 3 तथ्यों पर प्रकाश डालना। पहला तथ्य है बुनियादी ढांचे की कमी। कई भारतीय शहरों में अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और लैंडफिल साइटों सहित उचित अपशिष्ट निपटान बुनियादी ढांचे की कमी है, जिससे सड़कों और जल निकायों में जो कचरे का जो है अनुचित निपटान होता है। दूसरा है तेजी से शहरीकरण। भारत में शहरीकरण की तीव्र गति से के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिसे अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे की क्षमता को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। कचरे के निपटान के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जैसे कि कूड़े और खुले में शौच, भारतीय शहरों में अपशिष्ट निपटान की समस्या को बढ़ा सकते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने और आबादी के बीच अधिक जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान प्रथाओं को प्रोत्साहित करने की जो है आवश्यकता है। नेक्स्ट है इसी के अथवा में देखो और क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण क्या है? इसका प्रमुख 3 अवस्थाएं कौन सी? इसकी प्रमुख 3 अवस्थाएं। तो देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण जनसंख्या गतिशीलता में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जो तब होती है जब समाज सामाजिक और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप उच्च जन्म और मृत्यु दर की स्थिति में कम जन्म और कम मृत्यु दर की ओर बढ़ते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण के मुख्य 3 चरण होते हैं। पहला चरण है उच्च चरण। उच्च जन्म और मृत्यु दर की विशेषता है, जिसके परिणाम स्वरूप धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरा है तीव्र वृद्धि। जन्म दर उच्च बनी हुई है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थता के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है जो इसका नेक्स्ट चरण है अपेक्षाकृत निम्न वृद्धि दर। जन्म दर में गिरावट शुरू होती है, जबकि मृत्यु दर कम रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भाग ग में यहाँ पे देखिए 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 15 नंबर के। इनके जो आंसर आपको 150 से लेकर 170 शब्दों में जो है लिखने जरूरी है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विश्व में जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारणों की जो है विस्तृत व्याख्या करें। तो इसमें देखिए जनसंख्या वितरण और घनत्व विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसमें भौगोलिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें भौतिक कारक, इसमें जलवायु, स्थलाकृति और मिट्टी की उर्वरकता सहित किसी क्षेत्र का भौतिक भूगोल जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित कर सकता है। उपजाऊ भूमि, पानी तक पहुंच और अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व होने की अधिक संभावना है। सेकंड पॉइंट है पर्यावरणीय कारक। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखा लोगों को अधिक अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में पलायन करने का जो है कारण बन सकती है।
उच्च प्रदूषण स्तर या प्राकृतिक खतरों वाले क्षेत्र जैसे भूकंप या तूफान में जनसंख्या घनत्व कम हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, इसमें नेक्स्ट कारण है आर्थिक कारक। ठीक है, आर्थिक कारण या कारक आप लिख सकते हैं। आर्थिक अवसर जैसे कि नौकरियों तक पहुंच, उच्च मजदूरी और बेहतर रहने की स्थिति कुछ क्षेत्रों में लोगों को आकर्षित कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च जनसंख्या घनत्व होता है, जिसके परिणाम जो है विपरीत कम आर्थिक अवसरों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। सांस्कृतिक और सामाजिक कारक जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच शामिल है, जनसंख्या वितरण और घनत्व को भी जो प्रभावित कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के बीच उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व हो सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक। सरकारी नीतियों, कानूनों और विनियमों सहित जनसंख्या वितरण और घनत्व को भी जो प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अप्रवासन को प्रतिबंधित करने वाली नीतियां लोगों को आवाजाही को प्रभावित कर सकती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित कर सकती हैं। कुल मिलाकर जनसंख्या वितरण और घनत्व कारकों के एक जटिल सेट से प्रभावित होते हैं और उनके पैटर्न क्षेत्रों और देशों में भिन्न होते हैं। इन कारकों को समझना नीति निर्माताओं के लिए जनसंख्या वृद्धि के प्रबंधन और लोगों की भलाई में सुधार के लिए प्रभावी राजनीतिक विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, भारत में ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो है विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए, भारत में ग्रामीण बस्तियों को उनके आकार, कार्यों के आधार पर जो है 4 भागों में विपरीत जो है वर्गीकृत किया जाता है। पहला है क्लस्टर बस्तियां। ये भारत में सबसे आम ग्रामीण बस्तियां हैं जो समूहों या समूहों में एक साथ स्थित घरों की विशेषता है। ये अक्सर उपजाऊ भूमि और पानी तक पहुंच वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि नदी घाटियां। दूसरा, बिखरी हुई बस्तियां। ये बिखरी हुई बस्तियां हैं जिनमें एक दूसरे से दूरी पर स्थित घर हैं, अक्सर खराब मिट्टी या कठिन इलाके वाले क्षेत्रों में होती हैं। नेक्स्ट है रेखिक बस्तियां। ये बस्तियां परिवहन मार्गों जैसे सड़कों या रेलवे के पास स्थित हैं और अक्सर आकार में लंबी और संकीर्ण होती हैं। वे आमतौर पर जो है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है विशेष बस्तियां। इन बस्तियों को एक विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि खेती या खनन, या अक्सर दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित होती हैं। उनमें छोटे गांव या शिविर शामिल हो सकते हैं और उनका आकार और जो है विशिष्ट कार्य पर जो निर्भर करता है, जो उनको जो है सेवाएं देती हैं। लास्ट में यदि हम बात करें, ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण उनके कार्यों और विशेषताओं को समझने और उनके विकास के लिए प्रभावी नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बुनियादी ढांचे और सेवाओं जैसे सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए योजना बनाने में मदद कर सकता है, जो ग्रामीण आबादी की भलाई के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो इस पर जो है टिप्पणी लिखनी है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, जिसको बोलते हैं IGNCA, IGNCA, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, यानी कमांड बोलते हैं जिसको, कमान या क्षेत्र को बोलते हैं एरिया। देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिमी में स्थित एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों को कवर करती है। यह परियोजना 1950 के दशक में शुरू हुई थी और 1980 के दशक में पूरी हुई। इसका नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई का पानी प्रदान करना है, जो कम वर्षा और लगातार सूखे की विशेषता है। IGNCA दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना में से एक है, जो लगभग 12.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। यह इंदिरा गांधी नहर द्वारा खिलाया जाता है, जो 1949 किलोमीटर लंबी है और पंजाब के हरीके बैराज से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक चलती है। नहर की वहन क्षमता 1000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड से अधिक है और यह 6 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई का पानी प्रदान करती है। IGNCA का इस क्षेत्र की कृषि उत्पादकता और आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इससे फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से गेहूं, सरसों और कपास जैसी फसलों के लिए। इसमें नए कृषि आधारित उद्योगों के विकास को भी जो जन्म दिया है, जैसे कि कपास, जिनिंग और तिलहन प्रसंस्करण। हालांकि परियोजना की स्थिरता के बारे में चिंताएं हैं। इसमें
जिसमें जल भराव, लवणता और भूजल की कमी से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। बेहतर प्रबंधन के तरीकों और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है परिवहन को परिभाषित करते हुए इसमें विभिन्न साधनों के आधार पर उनका वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए इसका आंसर है परिवहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के रूप में परिभाषित किया जाता है। परिवहन के विभिन्न तरीकों को परिवहन संसाधनों के आधार पर कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला स्थल परिवहन। भूमि परिवहन में सड़क, रेल, पाइपलाइनों द्वारा परिवहन शामिल है। सड़क परिवहन कम दूरी के लिए परिवहन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है और इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सार्वजनिक और निजी परिवहन। सार्वजनिक परिवहन में बसें, ट्राम और टैक्सियां शामिल है, जबकि निजी वाहनों में कार, मोटरसाइकिल और साइकिल शामिल है। रेल परिवहन का उपयोग आमतौर पर लंबी दूरी के लिए किया जाता है, जिसमें यात्री और माल परिवहन दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाइपलाइन परिवहन, पाइप के नेटवर्क के माध्यम से तरल पदार्थ और गैसों का परिवहन है। उदाहरणों में तेल और गैस पाइपलाइन, जल आपूर्ति पाइपलाइन और सीवेज पाइपलाइन शामिल है। विधि कुशल और लागत प्रभावी है क्योंकि यह न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में परिवहन कर सकती है। नेक्स्ट है जल परिवहन। जल परिवहन में समुद्र, नदी, नहर द्वारा परिवहन शामिल है। समुद्री परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परिवहन का सबसे जो है महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें कंटेनर, जहाज, टैंकर और थोक वाहक शामिल हैं। नदी और नहर परिवहन का उपयोग देश के भीतर माल परिवहन के लिए किया जाता है, जिसमें जो है बटरा और घाट शामिल हैं। नेक्स्ट वायु परिवहन। हवाई परिवहन में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर द्वारा परिवहन शामिल है। यह परिवहन का सबसे तेज तरीका है और आमतौर पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए जो है उपयोग किया जाता है। इसमें यात्री और कार्गो परिवहन दोनों शामिल हैं। अगर हम लास्ट में बात करें सारांश में, तो सारांश में परिवहन को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: भूमि, जल और वायु परिवहन। परिवहन के जो प्रत्येक मोड के अपने फायदे और नुकसान हैं। परिवहन कार्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता और उनकी जो है इनकी विधियों का जो है विस्तृत नोट है लिखिए। तो इसका आंसर है वर्षा जल संचयन। संचयन का मतलब जो है संग्रह कर सकते हो आप। वर्षा जल संचयन विभिन्न प्रयोजनों के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करने, संग्रहित करने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। हाल के वर्षों में बढ़ते जल संकट और प्राकृतिक जल संसाधनों की कमी के कारण इसे महत्व मिला है। वर्षा जल संचयन की आवश्यकताओं के कारण निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। सबसे पहला है पानी की कमी। ठीक है, लगातार बढ़ती आबादी और बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण पानी की मांग कई गुना बढ़ गई है। वर्षा जल संचयन पानी का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है और प्राकृतिक जल संसाधनों पर बोझ को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट है भूजल पुनर्भरण। भूजल तालिका को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन का उपयोग किया जा सकता है। यह भूजल स्तर की कमी को रोकने में मदद कर सकता है, जो दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है बाढ़ नियंत्रण। भारी वर्षा के कारण वर्षा जल संचयन बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। पानी जल को एकत्रित और संग्रहित करके इसका उपयोग सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार नदियों में बहने वाले पानी की मात्रा को कम किया जा सकता है और बाढ़ का बाढ़ का कारण बनता है। वर्षा जल संचयन विभिन्न तरीकों जैसे सतह अपवाह संचयन, छत वर्षा जल संचयन और उप सतह वर्षा जल संचयन का उपयोग करके किया जा सकता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके देखिए यहाँ पर विधियाँ बतानी है, कौन कौन सी जो विधियाँ जो सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। पहला है छत वर्षा जल संचयन। इस विधि में छतों के से वर्षा जल एकत्रण करना और भविष्य के उपयोग के लिए टैंकों में संग्रहित करना शामिल है। यह विधि शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है, जहां अन्य तरीकों के लिए सीमित स्थान है। नेक्स्ट है सतह अपवाह संचयन। इस विधि में वर्षा जल को सड़कों, फुटपाथों और अन्य सतहों के सतह अपवाह से एकत्र किया जाता है। एकत्रित पानी को भविष्य के उपयोग के लिए टैंक या तालाबों में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है उप सतह वर्षा जल संचयन। इस विधि में बारिश के पानी को इकट्ठा करना शामिल है, जो जमीन में रिश्ता है और इसे भूमिगत टैंक या कुओं में संग्रहित किया करता है। अंत में जल संसाधनों के
संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन एक आवश्यक तकनीक है। यह न केवल पानी के संरक्षण में मदद करता है बल्कि बाढ़ को कम करने में, मिट्टी के कटाव को कम करने में, भूजल स्तर को रिचार्ज करने में भी काफ़ी मदद करता है। यह एक सरल और लागत प्रभावी तरीका है जिसे व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर लागू किया जा सकता है। इसके अथवा में देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट करते हुए नमामि गंगे परियोजना का जो है विस्तृत टिप्पणी लिखिए। देखिए इसका आंसर है जल प्रदूषण हानिकारक पदार्थों जैसे रसायनों, सूक्ष्म जीवों और अपशिष्ट पदार्थों की शुरुआत के कारण पानी की गुणवत्ता के क्षरण को संदर्भित करता है। जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कुछ सामान्य कारकों में औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज, कृषि अपवाह, तेल रिसाव, प्लास्टिक अपशिष्ट और खनन गतिविधियां शामिल हैं। औद्योगिक अपशिष्टों में भारी धातुओं और कार्बनिक यौगिकों जैसे जहरीले रसायन होते हैं जो जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनौपचारिक सीवेज में हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो हैजा और टाइफाइड जैसे जल जनित रोगों को फैला सकते हैं। कृषि अपवाह में कीटनाशक और उर्वरक होते हैं जो यूट्रोफिकेशन का जो है कारण बन सकते हैं, जो जल निकायों व शैवाल की अत्यधिक वृद्धि की जो प्रक्रिया है जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है और मछली मर जाती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना 2014 में शुरू की गई भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना है जिसका उद्देश्य गंगा नदी की सफाई और जो है कायाकल्प करना है, जो दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। यह परियोजना गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण नियंत्रण, संरक्षण और कार्यकलाप पर केंद्रित है। परियोजना का उद्देश्य सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करके और सफाई प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करके नदी में प्रदूषण भार को कम करना है। इस परियोजना का उद्देश्य नदी के पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखते हुए नदी के प्रवाह को बढ़ाना और नदी बेसिन में अधिक जल भंडारण क्षमता पैदा करके पानी की निकासी को कम करना है। परियोजना ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया है। इसमें नदी बेसिन में शौचालय, शमशान और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों को निर्माण शामिल है। परियोजना ने नदी में प्रदूषकों के जो है निर्वहन को कम करने के लिए उद्योगों के लिए शून्य तरल निर्वहन की जो है अवधारणा को भी लागू किया है। इसके अतिरिक्त परियोजना ने जो है सफाई प्रक्रिया में सार्वजनिक, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल किया है। अंत में जल प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है और नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी में जल प्रदूषण के मुद्दे को जो है संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। परियोजना के विभिन्न तरीकों की रणनीतियों का उद्देश्य नदी में प्रदूषण भार को कम करना और इसके पारिस्थितिक संतुलन को जो है बहाल करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भाग जो है अड़, यह भाग मानचित्र कार्य से संबंधित है। इस भाग में जो है कुल अंक 5 हैं, यानी कि यहाँ पे आपको जो ये मैप में शो करना है, जो आपको इंडिया का मैप है उसके अंदर आपको यहाँ पे शो करना है। 26 है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। तो देखिए जो मानचित्र के अंदर है यहाँ पे मैं आपको अलग से जो है मानचित्र के लिए, मैप के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें आप जो है इजीली, जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा उसमें आप इजीली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे अभी जो है मैप अवेलेबल है नहीं, बाकी वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कौन सा जो है स्थान कहाँ पे है। सबसे पहला है रत्नागिरी लोह ऐसक खदान। ये जो खदान है ये आपकी महाराष्ट्र में है, तो आप मैप के अंदर जो है महाराष्ट्र को इजीली दिखा सकते हैं कहाँ पे है महाराष्ट्र। दूसरा है यहाँ पे नेवेली कोयला खदान, ये जो खदान है ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है डिगबोई खनिज तेल क्षेत्र, ये जो है आपके असम राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है पानीपत खनिज तेल रिफाइनरी, ये सभी को पता है हरियाणा के अंदर है। और लास्ट में है हुगली औद्योगिक क्षेत्र, ये जो है पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।